बच्चों, हम लोग आज 11वीं क्लास की ज्योग्राफी के विषय में चर्चा करेंगे। जो 11वीं क्लास है इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट दो पार्ट में पढ़ाया जाता है। पहला पार्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो हम पहले पार्ट की चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में, इसका अध्ययन हम करेंगे। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। हमने देखा कि भूगोल विषय 10th क्लास तक सोशल साइंस के पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। 11वीं में यह एक अलग विषय के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। और भूगोल विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी, और जीवन के क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान के लिए भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। भूगोल का संबंध पृथ्वी पर यानी धरातल पर पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन से है। हमने ये देखा है कि मानव जीवन प्रारंभ में पूरी तरह से वातावरण यानी प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक के द्वारा प्रकृति पर धीरे धीरे विजय प्राप्त की और एक उन्नत जीवन जीने के लिए अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में परिवर्तन किया और आज मानव एक उन्नत अवस्था में जीवन जी रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी जो वर्ड है, ज्योग्राफी जो वर्ड है वह सबसे पहले एरोस्थेनीज के द्वारा कॉइन किया गया। एरोस्थेनीज ने 234 BC में भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। जो भूगोल शब्द है, ज्योग्राफी है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना या लिखना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी तल का वर्णन करना भूगोल है, ऐसा माना जाता था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे इसका थोड़ा विस्तार होने लगा और उसमें थोड़े बहुत बदलाव के तौर पर हम भूगोल का अध्ययन करने की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो इसमें एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है LD स्टैम्प। इन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी पर यानी पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन भूगोल है। पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास के रूप में करना ही भूगोल है, ऐसा माना LD स्टैम्प ने। लेकिन हमने देखा कि पृथ्वी तल पर
अगर हम पृथ्वी तल की बात करें तो जैसे जैसे हम इधर उधर घूमते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान से अलग अलग दिखाई देता है। इस आधार को मन में रखते हुए रिचर्ड हार्टशोर्न ने भूगोल की परिभाषा दी कि भूगोल धरातल पर विभिन्नताओं का या उपस्थित विभिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या है। यानी धरातल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनकी व्याख्या करना, उनका वर्णन करना ही भूगोल है, ऐसा रिचर्ड हार्टशोर्न मानते हैं। रिचर्ड हार्टशोर्न ऐसा मानते हैं। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि जो विभिन्नताएं हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो विभिन्नताएं हमें नज़र आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, धरातल संबंधी हो, जलवायु संबंधी हो, या मानव के किसी कार्य के द्वारा हो। विभिन्नताओं के कुछ न कुछ कारण रहे हैं। इन कारणों का महत्व समझते हुए एक और भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है हेटनर। हेटनर ने कहा कि भूगोल भूदृश्य की विभिन्नता का अध्ययन करना है। भूगोल का संबंध भूदृश्य की विभिन्नता का अंतर करना है, उसके कारणों को समझते हुए कि किन कारणों से ये विभिन्नताएं होती हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि भूगोल का संबंध इस बात में ज़्यादा दिखाई देता है कि भूगोल में कुछ बातों का अध्ययन हम करना प्रारंभ करते हैं, और वो बातें हैं कि मानव और प्रकृति का संबंध कैसे है। हमने देखा कि जो विभिन्नताएं हैं वो किन कारणों से हैं। जैसे हमने देखा कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ का जनजीवन लोगों का अलग दिखेगा। अगर हम शहरी क्षेत्र में जाएं तो लोगों का जनजीवन अलग दिखेगा। अगर हम कृषि क्षेत्र में जाएं तो लोगों का जीवन अलग दिखेगा। तो ये किन कारणों से है? ये है प्रकृति और मानव के बीच के आपसी संबंधों से। प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, मानव प्रकृति के आधार पर अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। फिर अगला स्टेप जब हम आगे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है। नदियों पर पुल बनाता है, सड़कें बनाता है, गर्मी से बचने के लिए एसी चलाता है। तो इन सारे कारणों से मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस तरह से भूगोल का संबंध इस बात से है कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। इस तरह से भूगोल में हम देखते हैं कि भूगोल में हम 3 प्रश्नों को ढूंढते हैं। व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। भूगोल में हम इन 3 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं या इन 3 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं। कि भूगोल में हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी ये जो भूदृश्य है, ये जो स्थिति है वो क्या है, कौन सी स्थिति है, यानी आइडेंटिफाई करते हैं किसी स्थान को। दूसरा, हम ये देखते हैं कि यह जो आइडेंटिफिकेशन है ये कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले में हम आइडेंटिफिकेशन, पहचान की बात करते हैं, कहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये किस जगह पर है, यानी ये जो हमने स्थिति देखा है ये किस स्थान पर है। और तीसरा है कि ये क्यों है,
यानी कारण क्या है इसका, ऐसी स्थिति होने के क्या कारण है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर भूगोल ढूंढता है। तो भूगोल में हमने ये देखा कि पृथ्वी तल का अध्ययन करता है और उसमें इन 3 प्रश्नों को भूगोल ढूंढता है, क्या है, कहाँ है और क्यों है। अब हम बात करते हैं कि भूगोल जो विषय है उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, बहुत सारे विषय हैं, जैसे नेचुरल साइंस, नेचुरल एंड सोशल। 2 तरह के साइंसेस की हम बात करते हैं। कोई भी साइंस हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो वास्तविकता की खोज करता है। हमें देखते हैं कि भूगोल का संबंध संपूर्णता से, यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जो किसी भी स्थिति का संपूर्णता से अध्ययन करने का प्रयास करता है। और ये जितने भी साइंसेज हैं, नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, दोनों से ये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करता है। जैसे नेचुरल साइंस में अगर हम देखें, मुख्य 2-3 बातों की हम केवल चर्चा करते हैं, जैसे जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। भूविज्ञान से ज्ञान प्राप्त करते हुए भूगोल में एक अलग शाखा का निर्माण किया गया जिसका नाम है भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक भूगोल या जियोमॉर्फोलॉजी हम इसको कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान से भूगोल कुछ ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी एक शाखा का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं जलवायु भूगोल। क्लाइमेटोलॉजी। और तीसरा हम कह सकते हैं कि जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी से समुद्र भूगोल। ओशनो ज्योग्राफी। इस तरह से हम नेचुरल साइंस से, जो नेचुरल साइंसेज हैं, उनसे हम भूगोल की शाखाओं का निर्माण करते हैं, भूगोल के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और भूगोल में कुछ शाखाओं का विस्तार करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंसेज में बहुत सारे विषय हैं जिनसे भूगोल को ज्ञान प्राप्त होता है। भूगोल अपने ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करता है। उन साइंसेज से भूगोल सहयोग लेता है, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, और इसी तरह से हम कह सकते हैं जनांकिकीय शास्त्र यानी डेमोग्राफी या डेमोग्राफिक साइंस। तो हम जब बात करते हैं, इनका भी सहयोग भूगोल में लिया जाता है और उसका प्रभाव ये दिखता है कि हम इतिहास के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी स्थान पर जो स्थल रूप है ये पहले क्या था, जिससे हमें आगे की प्लानिंग बनाने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र से हमने जो ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है और वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम किसी भी क्षेत्र की उत्पत्ति,
किसी भी क्षेत्र में कितना पैदावार हो रही है, इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इनका अध्ययन हम करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से हमने भूगोल में एक शाखा डेवलप की है, यानी भूगोल में एक शाखा विकसित हुई है जिसका नाम है राजनीतिक भूगोल, कि संसाधनों पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी राजनीतिक जनांकीय शास्त्र से लिया गया है। तो इस तरह हमने देखा कि भूगोल का संबंध इन दोनों साइंसेस से है। भूगोल एक ऐसे विषय के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है जो एक समग्रता का निर्धारण करने का प्रयास करता है, यानी अपने आप में संपूर्णता को एकत्रित करने का प्रयास करता है। सच्चाइयों के ज्ञान के लिए यानी वास्तविकता की खोज में भूगोल प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से अपने संबंध को जोड़ता है और उनसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने ज्ञान का विस्तार करता है। अब हम बात करते हैं कि जो भूगोल विषय है उसके अध्ययन की दो विधियां कौन सी हैं या दो शाखाएं कौन सी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भूगोल विषय है उसको हम दो शाखाओं में बांट के पढ़ते हैं। पहला क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जिसको हम सामान्य भूगोल भी कहते हैं। इस शाखा का विस्तार करने में या इसकी को इंट्रोड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण जर्मन भूगोलवेत्ता का योगदान है। जर्मन के भूगोलवेत्ता जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट का योगदान है, जिनका कार्यकाल रहा यानी जिनका पूरा जीवन काल रहा 1769 से 1859 तक। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन में अपना योगदान दिया। तो दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। रीजनल ज्योग्राफी, जिसको हम विशिष्ट भूगोल भी कहते हैं। इसके विकास में या इसको इंट्रोड्यूस करने में जर्मनी के ही एक दूसरे भूगोलवेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है, वो है कार्ल रिटर। ये दोनों समकक्षी रहे हैं, यानी इनका जो जीवन काल रहा है वो है 1779 से 1859 तक। अब हम बात करते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है और इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे या इनका वर्णन करेंगे। जब हम बात करते हैं क्रमबद्ध भूगोल की तो उसमें हम किसी एक विषय को लेते हैं और उसको विश्व स्तर पर सामान्य तौर पर उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने ले लिया एक विषय अपवाह, जलवायु, जनसंख्या, पर्वत, तापमान, यानी एक विषय लिया और उसको विश्व स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल। लेकिन जब हम पूरे विश्व को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते समय हम संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन उस क्षेत्र में करते हैं कि वहाँ का धरातल कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मानव जीवन कैसा है, वहाँ कृषि कैसी है, वहाँ उद्योग धंधे कैसे हैं, वहाँ का परिवहन कैसा है। तो इसका मतलब हम उसको कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल
एक तरीके से विश्व को भागों में बांटकर छोटे छोटे भागों का अध्ययन है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल में, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में हम किसी एक विषय को लेते हैं और उसको विश्व स्तर पर उसका अध्ययन हम करते हैं। हमने देखा कि जो क्रमबद्ध भूगोल है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है उसको अध्ययन करने के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड बायो ज्योग्राफी। इसी तरह से हम प्रादेशिक भूगोल को भी 3-4 स्तरों पर बांट के अध्ययन कर सकते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र का अध्ययन, प्रादेशिक क्षेत्र की योजना, प्रादेशिक क्षेत्र की योजना दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा प्रादेशिक क्षेत्र का विकास, और चौथा है प्रादेशिक क्षेत्र के विकास और क्षेत्रों के संबंध में व्याख्या। हमने यहाँ पर यह देखने का प्रयास किया कि जो क्रमबद्ध भूगोल है उसको हम किसी एक विषय से संबंध में बांट के अध्ययन करते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल में हम संपूर्ण विश्व को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। फिर एक बार हम इसका अध्ययन देखते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विषय का अध्ययन होता है। जैसे अगर हमें अध्ययन करना है कि कृषि में चावल का उत्पादन कहाँ होता है और हमने पूरे विश्व में उस कृषि के अध्ययन पर, चावल के अध्ययन को देखा या अध्ययन किया, समझने का प्रयास किया, तो वो क्रमबद्ध में आएगा। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि भारत के एक क्षेत्र में या विश्व के एक क्षेत्र में किस तरह का विकास का स्वरूप देखा जाता है, तो उसको हम प्रादेशिक भूगोल के तहत लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये जानने का प्रयास किया कि भूगोल की जो शाखाएं हैं वो 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हैं, क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। बात यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम विस्तार से देखें तो जो क्रमबद्ध भूगोल है उसको हम 3 स्तरों पर बांट के अध्ययन करते हैं, जिसका अभी हमने जिक्र किया था। पहला प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, इसको हम भौतिक भूगोल भी कह सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है मानव भूगोल, और तीसरा है जैव भूगोल। इसी तरह से हम प्रादेशिक भूगोल को 4 स्तरों पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले प्रादेशिक पहचान, दूसरा प्रादेशिक योजना, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक व्याख्या या एनालिसिस, रीजनल आइडेंटिफिकेशन या रीजनल स्टडी, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल एनालिसिस के तहत हम इसका अध्ययन करते हैं। अगर हम इन भौतिक भूगोल में बात करें तो भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान आएंगे। मानव भूगोल में राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल आएंगे। जैव भूगोल में आएगा वनस्पति भूगोल, जंतु भूगोल और पर्यावरण भूगोल। तो इस तरह से हमने इस भूगोल के 11वीं का जो टॉपिक है पहला कि भूगोल एक विषय के रूप में, उसके विषय में हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि यह व्याख्या, भूगोल का यह अध्ययन
आपको समझ में आएगा और आप भूगोल विषय में अपने इंटरेस्ट को बढ़ता हुआ देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझेंगे और भूगोल के आगे वाले वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।